नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सिवनी के मालवा आपको सीधा लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह पहुंचे हुए हैं। में कोई भेद करना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, करना चाहिए क्या? क्या बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है? क्या बहनों के बिना दुनिया चल सकती है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? कहां से बहुएं मिलेंगी? सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता। लेकिन भेदभाव हुआ, बेटा और बेटी के बीच भेदभाव। बेटा जान से प्यारा है और बेटी मानो आफत हो गई हो। और ये परिस्थिति जब मैं देखता था तो मेरी आत्मा रोती थी। मेरी बहनों, ऐसा पाप हुआ मध्य प्रदेश में भी कि कई बेटियां, अगर पता चला लिया डॉक्टर से कि पेट में जो आने वाला है वो बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो कुख में ही मार डालो। पेट को कत्ल खाना बना दिया। कई बेटियां पेट में मारी जाने लगी और हालत ये हो गई कि मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। और ये भेदभाव भगवान ने नहीं, इंसान ने किया। तब मेरी आत्मा रोती थी कि भगवान, ये बेटा बेटी में भेद क्यों? और तब मैंने मुख्यमंत्री बनकर बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। तय किया मेरी बहनों कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बेटी पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बेटी के माता पिता के नाम से जमा कर देंगे। और बेटी जब 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में 6000, अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। बेटी जब 21 की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया और दिए जाएंगे। बेटी लखपति पैदा होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है। बेटी को आगे बढ़ा, इसलिए योजना बना। और एक योजना नहीं मेरी बहनों, मैं देखता था कि बेटी की शादी कई बार बोझ हो जाती थी। इसलिए हमने तय किया, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में बोझ नहीं आने देंगे। और इसलिए बेटी की शादी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई। ये योजना बहनों, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब ये योजना बंद कर दी गई थी। अब फिर योजना चालू कर दी। बेटियों की शादी की चिंता मत करना, भैया तो मुख्यमंत्री है, मैं कोई बोझ नहीं आने दूंगा बहनों, कोई बोझ नहीं। और केवल इतना नहीं किया, बहनें आगे बढ़े, इसलिए एक कानून और बनाया कि चुनाव जितने भी होते हैं, चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे जनपद के हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे जिला पंचायत के हो, आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेगी। रिजर्वेशन दे दिया, हाँ भाई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। एक बात बताना मेरे भाइयों, अगर ये कानून में नहीं बनाता तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? अरे जोर से बताओ, लड़ने देते क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी, घूंघट मार के बैठेगी, घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। लेकिन आज आधी बहनें चुनाव लड़ के गांव और शहर में सरकार चला रही है। बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं? जोर से बोलो, सब अच्छा किया कि नहीं? और केवल इतना नहीं, ये
मकान, दुकान अगर खरीदना हो तो किसके नाम पर खरीदेंगे? साहब के नाम पर। खेत, मकान, दुकान। अब मैंने कानून और बनाया कि अगर कोई बेटी के नाम पे या बहन के नाम पे जमीन खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का शुल्क केवल 1% लगेगा, बहुत कम लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा और बहन के नाम पे कम लगेगा। अब इसका फायदा क्या हुआ बताओ? पतिदेव को जगह खरीदनी है जमीन तो पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम पे करवा रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो इस चक्कर में बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। बताओ अच्छा किया कि नहीं? अरे बात तो बताओ अच्छा किया कि नहीं? और एक बात और, हमने योजना बनाई। जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, गरीब बहन, मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया खाते में डालूंगा ताकि कुछ अच्छा खाए पिए, बेटा बेटी के भी अंग लगे और बहन के भी अंग लगे। और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया और खाते में डालूंगा ताकि बेटा बेटी को कम से कम महीना भर तो ठीक से दूध पिला सके, नहीं तो दूसरे दिन ही मजदूरी करने जाना पड़ता था। मेरी बहनों, कई काम पहले किए लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन था। आज मंच पर हमारे नर्मदापुरम संभाग के जिले के सब नेता यहाँ बैठे हैं। मैं नर्मदा जयंती के दिन नर्मदापुरम होशंगाबाद आया था। मेरा मन बहुत बेचैन था क्योंकि मैं देखता था कि मेरी गरीब बहन को, मेरी मजदूर बहन को, मेरी किसान बहन को, छोटे परिवार से जो आती है, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था, मुझे 1000 रुपया की जरूरत है दे दो। कई बार रुपया मिलते नहीं थे, परेशान हो जाती थी। बताओ मेरी बहनों, बेटा बेटी दौड़ के गोद में आया और माँ की गोद में बैठ के कहा, माँ मेरी शर्ट फट गई, मेरी फ्रॉक फट गई, मम्मी मुझे फ्रॉक दिला दो। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होता और फ्रॉक नहीं दिला पाती तो बताओ आत्मा में दुख होता कि नहीं होता? बोल के बताओ, दुख होता है कि काश मेरे पास पैसा होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की ये जरूरत पूरी कर देती। बेटा बेटी कभी कहे, माँ मुझे स्कूल में किताब चाहिए, किताब दिला दो ना। माँ की इच्छा होती है कि मैं किताब दिला दूं, लेकिन पैसा पास में नहीं होते तो आत्मा रोती है, काश मेरे पास पैसा होते तो मैं मेरे बच्चे को किताब दिला देती। अगर कोई बीमार पड़ गया, दवाई देनी है 100 रुपया की, 200 रुपया की, 100-200 रुपया नहीं होते तो दिल रोता है कि मैं कैसे मेरे बेटा बेटी का इलाज कराऊं। ये महीना सावन का महीना, माए के जाने का महीना है और माए के जाए तो मन सोचता है जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे और कहेंगे भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। बताओ सही बात है कि नहीं? तो इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ अपने भतीजे के लिए ले जाऊं, भतीजी के लिए ले जाऊं। और साहब से पैसा मांगे पतिदेव से तो उन्होंने डांट दिया कि जब देखो पैसे ही मांगती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आज राजधानी रायपुर में मणिपुर घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जताया। आप कार्यकर्ताओं ने आज नलघर चौक में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर से आप पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। आप कार्यकर्ताओं की मांग है कि राष्ट्रपति मणिपुर सरकार को बर्खास्त करें और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करें। घटना को लेकर के लगातार अब छत्तीसगढ़ में आप पार्टी विरोध प्रदर्शन जता रही है और लगातार आप देख सकते हैं
या आप पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, देखिए किस तरीके से बैनर पोस्टर लेकर के मणिपुर हिंसा से देश शर्मसार हुआ है। जवाब दो केंद्र सरकार लगाए, मोदी हटाओ मणिपुर बचाओ। तो तमाम तरह के देखिए लोग यहाँ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जमीन तो तराश ही रही है, और जमीन तराशने के साथ साथ अब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के किस तरीके से आवाज उठा रही है। और महिलाओं के सम्मान में देखिए किस तरीके से तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। और महिलाएं क्या क्या चाहती हैं? आप लोग मणिपुर घटना पे आज आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहते क्या है आप? देखिए, मणिपुर घटना में विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं, 82-83 दिन हो गया, उसके बाद भी मोदी जी जाग नहीं रहे हैं। वो उसी तरह काम को डाला हुआ। कल के देखिए मीडिया में, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा, स्मृति ईरानी जी वो अपनी गलती ना देखते दूसरों पर गलती छोप रही है। राजस्थान का बात बोल रही, छत्तीसगढ़ का बात बोल रही। अरे छत्तीसगढ़ राजस्थान को छोड़िए मैडम, उधर हुआ है, मानते हैं, उसके लिए हम लोग शर्मिंदा जय। बट मणिपुर में जो हो रहा है वहां पे ऑटोक्रेसी हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेटिक जगह में ऑटोक्रेसी चल रहा है, प्रजातंत्र नहीं चला, राजतंत्र चला। दो गुटे आपस में ऐसी लड़ रही है जैसे राजा और दो सेना आपस में लड़ रही है। कुकी आपस में, मैती और कुकी, पुलिस भी आपस में बट चुका है। कुकी पुलिस कुकी की साइड में, मैती पुलिस मैती की साइड में हो चुका है। तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना पड़ेगा? मोदी जी कब जागेंगे? आप संसद में बोलना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो तमाम मामला है इस पे आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक्चुअल चाहते क्या? देखिए, मोदी जी जिस तरीके से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिस पे वो खुलकर बोलते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। और मोदी जी का एक नारा है, डबल इंजन का सरकार। मोदी की मणिपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। पहला केंद्र, दूसरा राज्यपाल उनकी खुद की, वो भी महिला, ऊपर से आदिवासी, और तीसरा उनका मुख्यमंत्री। उसके बाद और दूसरा जो सबसे पहला हिंसा मैतेई समाज के खिलाफ हुई, मैतेई समाज के 60 विधायक में 40 विधायक मैतेई समाज से हैं, और सबसे कम जगह पे काजबीज है। अगर दोनों आदिवासी का ही डिमांड कर रहे हैं, केंद्र सरकार 3 महीने तक अभी तक हस्तक्षेप नहीं की, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, दोनों समुदाय को लड़ाएगी और वोट बैंक के खातिर वो मणिपुर को जलने दे रहे हैं। यही पूरे भारत देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम नरेंद्र मोदी करते आए हैं, भाजपा करते आई है। आंदोलन तो आप लोग कर ही रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या? अब मुझे तो ऐसा लगता है सर कि हम तो रोड पे उतर ही आए हैं, और मोदी जी शायद चाहते हैं कि जैसे उस लड़की का वहाँ पे शूट किया गया, उस लड़की को सरेआम, तो वैसे शायद अब हमारी भी स्थिति आ गई है। और एक चीज कहना चाहूंगी, निर्भया कांड को बहुत तुल दिया गया था सर, क्योंकि उस समय आना था पार्टी में। और फिर मैं मोदी जी को ये भी कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति ने खुद की पत्नी का सम्मान नहीं किया, वो दूसरे के हम शायद सम्मान करने के वो लायक नहीं, शायद इसलिए आज देश की ये हालत हो रही है सर। तमाम मांगे हैं देखिए केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से। और देखने वाली बात है कि क्या मणिपुर मामले में आगे क्या केंद्र सरकार रुख इख्तियार करता है। फिलहाल जयप्रकाश साहू के साथ जगजीत सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज पायलट ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें कि पायलट ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ खजुराहो हवाई अड्डा परिसर में किया गया। कार्यक्रम में भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मौजूद रहे। इस पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरू होने से अब इसमें रुचि रखने वाले युवाओं को खजुराहो में ही प्रशिक्षित कर पायलट बनने का सपना साकार किया जाएगा। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ये खजुराहो के लिए ऐतिहासिक पल है। इसके अलावा उन्होंने खजुराहो के मंदिरों की जमकर तारीफ की। जो खजुराहो में प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों की देश की नहीं, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व भर की सबसे बड़ी पूंजी है। और ये समय की मांग है, समय की पुकार है कि जिस खजुराहो में भारत की संस्कृति और अस्तित्व की इतना बड़ा भंडार हो, उस खजुराहो को आधुनिकता के साथ जोड़ना और वो संगम तय करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, हमारी और वीडी शर्मा जी की कल्पना केवल नहीं, लेकिन संकल्प है मेरे भाई और बहनों। इस खजुराहो के देश का वासी होने के नाते केवल नहीं, लेकिन देश के वासी का एक भावनात्मक लगाव। राज्य
के राजाओं ने यहां स्थापना की थी और ये वो खजुराहो की भूमि है जहां 80 से ज्यादा मंदिरों की ऐसी सुंदर कल्पना और स्थापना की थी कि विश्व के सभी दर्शनीय स्थल के आधार पर, धार्मिक स्थल के आधार पर विश्व के सभी लोग अगर देश में कहीं आकर्षित होते हैं तो आपके और मेरे खजुराहो में आकर्षित होते हैं। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने लाडली बहना लचनबाई को मुख्य अतिथि बनाया। वहीं लाडली बहना एवं लाडली लक्ष्मी से भूमि पूजन कराया और ये कार्यक्रम विकास पर्व के तहत हुआ। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान ग्राम की महिला को मुख्य अतिथि बनाकर गुलदस्ता देकर स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि ग्राम कशनार में करीब 25.17 लाख की लागत से बने रेमेडियल कक्ष का लोकार्पण किया है। रामवन गवन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में 4 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा खर्च पर बोले बीजेपी निशाना साधा। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस राम के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसे लोगों को एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से उनका मुद्दा छीन लिया और मैं राम वन गमन पथ बनवा रहा हूं करके। ये एक पहला राज्य है जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार करती है राम के नाम पर। एक उदाहरण मैं आप सबको बता देता हूं। 2022 में शिवरी नारायण में आयोजित राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह इस नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जो खर्च आया वो 4 करोड़ 69 लाख 55,273 रुपये था। मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम में देश भर में इतनी राशि उद्घाटन समारोह में व्यय की गई, ये सबसे ज्यादा होने का एक उदाहरण है। तो 4 करोड़ 69 लाख 55,273 रुपये उद्घाटन के किन किन कार्यक्रमों में, विषयों में व्यय हुए, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहिए। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा, राम के नाम पर तो बिल्कुल नहीं देखा। और राम भगवान के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको एक दिन जेल जरूर जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भाजपा, जय श्री राम। आज रायपुर में जेसीसीजे यानी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के शीर्ष नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जेसीसीजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार से एमएलए प्रमोद शर्मा का इस्तीफा अब तक नहीं मिला है। जोगी जी ने विश्वास करके उन्हें टिकट दिया था, उनके इस्तीफा देने से दुख हुआ। उधर जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित जोगी ने कहा कि सरकार पर हीरा और सोने की खदानों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप उन्होंने लगाया। अमित जोगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार को 3 महीने भी नहीं बचे हैं, आनंद फानंद में टेंडर निकालने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनावी सीजन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बीजेपी कांग्रेस के बाद अब जेसीसीजे से भी लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे और बसपा के गठबंधन को 5 सीटें मिली थी, जिसमें जोगी कांग्रेस को 3 सीटें और बसपा को 2 सीटें मिली थी। ध्यान आकर्षण लगा था, उच्च शिक्षा मंत्री ने उसका जवाब दिया जो आधा अधूरा था और अभी तक सत्र खत्म हो गया है, पर लगभग खत्म ही हो गया है और अभी तक जो निर्णय लेना था स्पेशली छात्रों के भविष्य के लिए, उनकी डिग्रियों के लिए, उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। मुझे इस बात का दुख है अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं उनको
अपना एक छोटा भाई के रूप में मानती थी। विधानसभा में उनसे सलाह मशवरा आखिरी दिन तक करते रहे, मेरा ध्यान आकर्षण लगा था, तो मैंने कहा आप भी अपना इसमें वक्तव्य दीजिएगा। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कैसे अचानक उन्होंने ये फैसला लिया है, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे दुख हुआ। एक अच्छे साथी, एक छोटे भाई के रूप में वो हम लोग लड़े थे छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए, अब लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। भूपेश बघेल जी की सरकार के मात्र 3 महीने भी नहीं बचे हैं और उन्होंने आनन फानन 6 जुलाई को ये टेंडर जारी कर दिया, जिसमें 3000 हेक्टेयर हमारे प्रदेश का जो सोना और हीरा खदान है उसके लिए निजी कंपनियों से बिड बुलवाए गए हैं। इसका जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पुरजोर विरोध करती है। हम प्रदेश से एक रत्ती सोना, एक रत्ती हीरा किसी को यहां से निकालने नहीं देंगे। अगर यहां पे खनन होना है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है, CMDC है, NMDC है, वो करे। निजी हाथों में यहां का हीरा और सोना हम बिल्कुल जाने नहीं देंगे। हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। ये जो उनका टेंडर है इसको विड्रॉ करें, इसको निरस्त करें, नहीं तो फिर ऐसा आंदोलन होगा जो सरकार ने भी नहीं सोचा। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।